हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड को अगर आपको डायरेक्टली बताना है किसी को तो आप इस तरह से प्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन प्लैटिनम वायर डिप्ड इन, समझ रहे हो, ऐसे कहना है, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन प्लैटिनम वायर डिप्ड इन H plus ion solution, H plus ions solution, ऐसे कहना है। मतलब इसमें अपन ऐसे नहीं बोलते प्लैटिनम का वायर है, वो ग्लास में है, नीचे फॉइल है, इन सबको कवरेज कैसे देना है, हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन प्लैटिनम वायर डिप्ड इन H plus ion, ऐसे इसकी सेटिंग करनी है। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ऑन प्लैटिनम वायर dipped in H plus ions solution, ठीक है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन, फटाफट बता दीजिए, फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? हाँ स्नेहा। मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। हाँ, और इंक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज और डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज। हाँ, डिक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, ठीक है। व्हाट इज रिडक्शन यशस्वी? रिडक्शन इज reduction is gain of electron or increase in negative charge or decrease in positive charge. बिल्कुल सही। What is oxidizing agent? What is oxidizing agent? Leena? Ma'am, substances which oxidizes others and self-reduces. Also known as Oxidizer and oxidant. ठीक है। What is reducing agent? Riya? Reducing agent. Ma'am, the substance that reduces other and oxidize itself. Also known as Reducer, reducent, reducing power, reducing ability. reductant, है ना? Reductant बोलोगे उसे। Reducing agent और reducer और reductant, ठीक है। reductant वर्ड है, ये ध्यान रखना। उसके बाद है अपन ने इलेक्ट्रोड्स बनाना सीख लिया, ओए आने की बात हो गई, ठीक है। अब मैं बोर्ड पर 2 रिएक्शन लिख रही हूँ, आप मुझे बताएंगे ये ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। और आज आपको मैं एक नंबर दे दूंगी, उस नंबर पर आप अपनी डेली प्रैक्टिस और होमवर्क जो भी आपको दिया जाएगा वो PDF बना के मुझे भेजोगे, है ना। ये जरूरी है क्योंकि जब तक आपको ये नहीं होगा कि चेक होगा, अपन लोग नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं लेजी हो जाते हैं। तो आपका होमवर्क आपको डेली मुझे PDF बना के भेजना है, ठीक है। अब ये रिएक्शन मैंने लिखी, इसका बताइए मुझे, मैंने रिएक्शन आपको लिख के दी, I2 gives I-, बताइए ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है। मैंने आपको लिखकर दिया tin 4 plus gives tin 2 plus, चेक करिए, बताइए कौन सी रिएक्शन है। मैंने आपको दिया O2 माइनस से O माइनस, और नंबर 4 मैंने आपको दिया Mg से Mg2 प्लस, ठीक है। इन चारों में मुझे बताइए कौन सी रिएक्शन ऑक्सीडेशन की है और कौन सी रिएक्शन रिडक्शन की है, ठीक है। निखिल फर्स्ट बताओ। मैम फर्स्ट वाली रिडक्शन है क्योंकि नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हुआ है, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, 0 से -1 हुआ है, नेगेटिव बढ़ा है, इसलिए ये है रिडक्शन। तो I2 क्या होगी, OA या RA? I2 क्या होगी, OA या RA? मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि I2 से I- बन रहा है, I2 का खुद का रिडक्शन हो रहा है। अगर खुद का रिडक्शन हो रहा है तो दूसरे का ये ऑक्सीडेशन करेगी, इसलिए ये क्या कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो 2 पॉइंट्स अपन ऐड करेंगे, आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी आइडेंटिफाई करेंगे और OA RA को भी कवरेज देंगे, ठीक है। राशि सेकंड के लिए बोलो। मैम सेकंड में पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ये रिडक्शन होगी। हाँ, और मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। tin 4 जिसका खुद का होता है रिडक्शन, वो दूसरे का करता है ऑक्सीडेशन, और वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही। थर्ड रिएक्शन के लिए यश बालोटिया। मैम नेगेटिव चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। तो खुद का ऑक्सीडेशन करता है वो दूसरों का रिडक्शन,
और वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसका भी क्लियर हो गया कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। बाकी दिव्यांश बताओ फोर्थ का। मैम ये ऑक्सीडेशन है मैम, प्लस चार्ज इंक्रीज हो रहा है और ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, तो ये खुद रिड्यूसिंग एजेंट है। खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो दूसरों का रिडक्शन करेगा और ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो OA RA ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इलेक्ट्रोड मेटल का और नॉन मेटल का, यहाँ तक का हमने कल पढ़ा। अब हम आगे आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड्स बनाना सीख लिया, अब हम उन इलेक्ट्रोड का क्या निकालना सीखेंगे, पोटेंशियल। उसी से आगे के सारे टॉपिक रिलेटेड है, पर एक चीज उसके पहले और सीखो, कल की क्लास के आगे कंटिन्यू करो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड बनाना अपन ने कल सीख लिया। अब वही इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड बनाने, अगर स्टैंडर्ड तो कुछ नहीं करना है, if electrode is made on number 1, या पूरा कर देती हूँ, made on following condition या made with following conditions। अगर जो इलेक्ट्रोड आपने बनाया है उनमें आप नीचे जो मैं कंडीशंस बता रही हूँ वो यूज कर लोगे तो उस इलेक्ट्रोड का नाम हो जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। कंडीशन नंबर 1, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। कंडीशन नंबर 2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस 1 मोलैरिटी होना चाहिए। और कंडीशन नंबर 3, अगर कोई गैस है तो उसका जो प्रेशर है वो 1 बार होना चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन पर आपने इलेक्ट्रोड को बनाया है तो वो इलेक्ट्रोड बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। बाकी इलेक्ट्रोड बनाने का तरीका वही है। अब जैसे मैं 2 सिखाऊंगी, 2 आपसे पूछूंगी। मैंने आपको कहा स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड बनाना है, क्या बनाना है, स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। अब इतना पार्ट तो अपन ने कल सीख लिया था जिंक इलेक्ट्रोड बनाना। तो जिंक इलेक्ट्रोड बनाने का तो वही तरीका है, जिंक की रॉड ली, जिंक की रॉड को जिंक के आयंस के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, है ना, जिंक रॉड को जिंक आयंस में डिप कर दिया। ये तो सही है, ये तो कॉमन है, ये तो जिंक इलेक्ट्रोड बनाने का मेथड हो गया। अब अपने को कौन सा जिंक बनाना है, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड वर्ड को कवर करती है ये 3 कंडीशन। तो सबसे पहली बात, पूरा सेटअप 25 पे लगा दो, मतलब एट 25 डिग्री सेल्सियस जिंक रॉड इज डिप्ड इन Zn आयन, है ना। फिर कॉन्सेंट्रेशन कितनी करनी है, 1 m। तो जिंक तो रॉड है, रॉड की तो कंसेंट्रेशन होगी नहीं, आयंस की होगी। तो Zn2+ आयन की कंसेंट्रेशन को 1 m कर दो। और प्रेशर, यहाँ कोई गैस तो है नहीं तो प्रेशर नहीं है। तो ये बन गया स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड बनाना आता है, आता है। कोई आयन है, कोई आयन आपके पास है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 m कर दो। कोई गैस आपके पास है तो उसका प्रेशर 1 बार कर दो और पूरे सेटअप को 25 डिग्री पर सेट कर दो। तो वो इलेक्ट्रोड आपका कौन सा बन जाएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। तो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड, व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन, अब ZnSO4 की कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गई है 1 m ZnSO4 एट 25 डिग्री सेल्सियस। 1 m और 25 दो डेटा इंसर्ट कर दो तो वही इलेक्ट्रोड तुम्हारा बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड। अब नोटेशन क्या रहेगा, जिंक की रॉड ZnSO4 में डिप, ये तो वही चल रहा है, ये सॉलिड, ये एक्वस, ये पार्ट तुमने कल सीखा था। अब आज स्टैंडर्ड में मोलैरिटी 1 m है तो ZnSO4 के यहाँ ब्रैकेट में 1 m लिख दो। यहाँ नीचे भी लिख सकते हो और आगे भी लिख सकते हो, दोनों रास्ते होते हैं। यहाँ आगे लिख दिया 1 m और सबसे ऊपर टेम्परेचर लिख देते हैं एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो ये नोटेशन एट 25 डिग्री सेल्सियस जिंक रॉड इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ZnSO4 हैविंग कंसंट्रेशन 1 m। तो ये बन जाएगा तुम्हारा स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। तो क्या बच्चों को ये समझ में आ गया कि नोटेशन के अंदर ही कॉन्सेंट्रेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है, प्रेशर को एडजस्ट कर दिया जाता है। क्या कोई मुझे इसको पढ़ के सुना सकता है मैंने क्या लिखा है, एट 35 डिग्री सेल्सियस जिंक रॉड Zn2+ एक्वस 2 m। क्या आप इसे पढ़ सकते हैं, कोई कहे कि स्टेट दिस,
कोई कहे कि एक्सप्लेन दिस, तो क्या आप इसे पढ़ना सीख गए हैं? क्या आप समझ गए कि यहीं से न्यूमेरिकल करा लिया जाएगा, इसी पैटर्न में आपको डेटा प्रोवाइड हो सकता है? रश्मि बोलो। Zinc rod is dipped in zinc ion solution with 2m molarity at 35 degrees Celsius. बिल्कुल सही। टेम्परेचर का मैसेज सबसे ऊपर लिख देते हैं और जो भी आपका आयन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन उसी के आगे या उसी के नीचे लिख देते हैं, और ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का है डिप्ड इन, तो इसका वर्ड हो गया डिप्ड इन, ये इसकी मोलैरिटी हो गई, ये सेटअप हो गया, पूरे टेम्परेचर, पूरे सेटअप का ये टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो नोट करिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, इफ इलेक्ट्रोड इज मेड विद फॉलोइंग कंडीशंस, नंबर 1 टेम्परेचर पूरे सेटअप का 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन जितने भी आयन्स हैं उनकी 1 मोलैरिटी लेना है, और नंबर 3 प्रेशर गैस का 1 बार लेना है। एग्जाम्पल लिखिए स्टैंडर्ड जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड जैसे बनाया जाता है सब कुछ वैसा ही रहेगा, बस स्टैंडर्ड वर्ड के लिए 3 कंडीशन इंसर्ट करनी है। तो when zinc rod is dipped in 1m ZnSO4 at 25 degree Celsius, नोटेशन लिख दो पहले at 25 डिग्री सेल्सियस सबसे ऊपर, फिर जिंक सॉलिड वर्टिकल लाइन ZnSO4 aqueous मोलैरिटी 1m। ठीक है, अब तुम लोग बनाओ स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड, बताओ स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड। कौन बताएगा स्टैंडर्ड सिल्वर इलेक्ट्रोड कैसे बनाया जाएगा? नम्रता, कल का लेक्चर कवर कर लिया नम्रता? यस मैम। ठीक है, बताओ। मैम एट 25 डिग्री सेल्सियस silver rod is dipped in AgNO3 solution of having concentration 1m. AgNO3 aqueous के साथ 1m लिख दें, सिल्वर की रॉड लिख दें और 25 डिग्री सेल्सियस। नोटेशन बोल दो। At 25 degree Celsius, Ag solid vertical line AgNO3 aqueous bracket में 1m. ठीक है, तो मेटल का इलेक्ट्रोड आपको स्टैंडर्ड बनाना आ गया है। एक मैंने आपको बना के दिया, एक आप लोगों ने बताया। ठीक है, इसके वर्डिंग लिखना चाहो तो लिख दो एट 25 डिग्री सेल्सियस सिल्वर रॉड इज dipped in 1m AgNO3 solution। ठीक है, अब लिखिए ये नंबर 2 हो गया। अब लिखिए नंबर 3 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को SHE भी कहा जाता है, तीनों को अलग अलग प्रोनाउंस करना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, और इसी को NHE भी कहा जाता है। NHE का फुल फॉर्म लिख दो नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सबको बनाना आता है, कि 2 बच्चों ने एक्सप्लेन भी किया था। बिल्कुल सेम पैटर्न पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड फॉर्म करो, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सेम पैटर्न पे फॉर्म होने के बाद उसमें फिर आप स्टैंडर्ड कंडीशन को इंसर्ट कर दो। टेम्परेचर को 25 कर देना, मोलैरिटी को 1m, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस पास हो रही है, उसका प्रेशर आप कर दो 1 बार। ठीक है, तो स्टार्ट करिए, एक बार आप बनाओ, आप सबको याद है या नहीं कैसे बनता है?
पैटर्न आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, उसमें कोई इश्यू नहीं होता है, कैसे भी करके आप बना सकते हो। करें, बनाएं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हमें बनाना है, स्टैंडर्ड, ठीक है। चलिए प्लैटिनम का वायर बनाइए। प्लैटिनम के वायर को ग्लास ट्यूब में सील पैक करिए। नीचे बनाइए प्लैटिनम फॉइल और इसके चारों तरफ, अब जैसे आपकी बुक में जो बना रखा है उसमें ऐसे ही दे रखा है, उसके चारों तरफ हाइड्रोजन गैस का एटमॉस्फेयर, तो हाइड्रोजन गैस का ये एंट्री, ठीक है। ये प्लैटिनम का वायर, ये ग्लास ट्यूब, आप चाहे तो और इसको पतला कर दें। ये ग्लास ट्यूब में हाइड्रोजन प्लैटिनम का वायर सील पैक्ड है और ये चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर दिखा दिया, हाइड्रोजन गैस यहाँ पर पास हुई। इसी चीज को कल मैंने ऐसे दिखाया था, वो कोई इश्यू नहीं है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कल मैंने ऐसे दिखा दिया था, प्लैटिनम का वायर सील पैक्ड है और ये चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर बना रखा है और यहाँ पर एंट्री दे दी किसकी, हाइड्रोजन। अब जैसे एनसीईआरटी में ऐसे बना रखा है, प्लैटिनम का वायर, फिर ये ग्लास में सील पैक है और ऐसे चारों तरफ ऐसे मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में बना रखा है, उससे कोई फर्क नहीं। और ये H2 की एंट्री, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इसमें किस में डिप करना है इसको, H आयंस में। तो ये यहाँ प्लैटिनम फॉइल है ही लगी हुई, अब इसको डिप कर दो H+। ऐसे भी गलत नहीं होता है, रिफ्रेशर्स वगैरह में ऐसे बना हुआ है और एनसीईआरटी में ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। H2 गैस और फिर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये कहाँ आ जाएगी, प्लैटिनम फॉइल और ये डिप्ड है H+। अब ये जो H+aqueous है इसकी मोलैरिटी 1 ले लो, जो हाइड्रोजन गैस पास हो रही है इसका प्रेशर 1 बार ले लो और एट 25 डिग्री सेल्सियस सेट कर लो। ठीक है, नोटेशन देखिए कैसे आ जाएगा, कल सिखाया था आपको। प्लैटिनम, उस पर पास हो रही है हाइड्रोजन गैस और वो डिप्ड है H+ में, यहाँ सॉलिड, यहाँ गैस, यहाँ एक्वस। अब यहाँ पर आप मोलैरिटी लिख दीजिए 1m, है ना, यहाँ पर प्रेशर लिख दीजिए 1 बार और ऊपर लिख दीजिए एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे ये प्लैटिनम फॉइल है तो जैसे कई बुक्स में, अब ये प्लैटिनम फॉइल जैसे मैंने बाहर लेके यहाँ लगा रखा है, मे भी इसको यही ऐसे बना दिया जाए प्लैटिनम फॉइल, तो उससे आप परेशान ना हो कि क्या है, ये सब वही है। मतलब ये आपका प्लैटिनम का वायर चल रहा है और फिर यहीं से आप इसे प्लैटिनम फॉइल बना सकते हैं। चाहे तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इससे टच करते हुए, तो आप ये ना सोचिए ये अलग अलग है, एक ही बात है, कंसेप्ट तो वही है ना। बस प्लैटिनम वायर को एंड किया जाता है प्लैटिनम फॉइल के थ्रू। क्यों? क्योंकि सरफेस ज्यादा अच्छी होगी तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शन आपकी आराम से हो पाएगी, ठीक है। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन दिस, इसको डिफाइन करने का तरीका देखिए। हाइड्रोजन गैस को पास किया गया प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम फॉइल पर और जो कि डिप्ड है H+ आयन में, H+ की मोलैरिटी 1m है और हाइड्रोजन का प्रेशर 1 बार है। इन सबको पढ़ दीजिए। तो कैसे लिखोगे, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर, ये चीज आ गई। अब पास किस पर करना है, प्लैटिनम पर, इज पास्ड ऑन प्लैटिनम वायर। वायर और फॉइल ऐसे इससे परेशान ना हो, एक ही बात है। मतलब कहाँ है वो प्लैटिनम का वायर, डिप्ड इन 1m HCl सॉल्यूशन। जनरली HCl ही काम में लेते हैं H आयन के सोर्स के तौर पे, क्योंकि HCl इजीली अवेलेबल है, चीप है, तो H आयन के लिए जनरली HCl को ही यूज किया जाता है। तो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर passed on platinum wire dipped in 1m HCl solution। सबसे इंपॉर्टेंट बात रह गई at 25 डिग्री सेल्सियस। तो क्या मैं कहूँ कि आप लोग समझ गए कि अगर इलेक्ट्रोड गैस का होगा तो प्रेशर भी लिख देना 1 बार, कॉन्सेंट्रेशन आयंस के लिख देना 1m और पूरे सेटअप का टेम्परेचर आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। और अगर मेटल का इलेक्ट्रोड होगा तो उसमें गैस
का प्रेशर नहीं आएगा, मेटल की रॉड आएगी, उसके आयंस की कॉन्सेंट्रेशन और 25 डिग्री टेम्परेचर। ठीक है, तो अब सब बच्चे सीख चुके हैं कि इलेक्ट्रोड के जो नोटेशंस लिखे जाएंगे उन नोटेशंस में ही उनके आयन की कॉन्सेंट्रेशन और गैसेस के प्रेशर मिल जाएंगे। मतलब एक तरीका न्यूमेरिकल बनाने का क्या है कि सामने वाला वर्डिंग में बोले कि हाइड्रोजन गैस at 2 bar pressure is passed on platinum wire dipped in 1.5 m HCl solution, calculate this and this, जो आगे भी सीखी गया। एक तरीका तो है कि सामने वाला लैंग्वेज में चल रहा है और डेटा को पुट करता जाए, और दूसरा तरीका है वो नोटेशन में बात कर सकता है, क्योंकि ये नोटेशन इसी को तो बता रहा है, इसी को कहना ही तो नोटेशन है कि प्लैटिनम वायर पर डायरेक्टली पास हो रही है हाइड्रोजन गैस और प्लैटिनम वायर डिप्ड है H+। आपको मालूम है ये इससे है और ये इससे है, ऐसे है इनकी कनेक्टिविटी, क्योंकि ये मीडिएटर है ना, ये प्लैटिनम पर ही H2 पास हो रही है और प्लैटिनम ही H+ में डिप्ड है, मतलब H2 और H+ का कांटेक्ट का काम करेगा ये प्लैटिनम पर ही H2 आ रही है, प्लैटिनम ही H+ में डिप्ड है, तो प्लैटिनम वायर पर H2 पास हो रही है और वो प्लैटिनम वायर ही डायरेक्टली डिप्ड है H+ में, दिस एंड दिस, ऐसे इसको फिर मिलाकर लिखो। ठीक है, तो ये आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बनाना आ गया, फिर स्टैंडर्ड बनाना आ गया, मेटल का भी स्टैंडर्ड बनाना आ गया और नॉन मेटल का भी स्टैंडर्ड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो। SHE बोलना है इसे, कंबाइन में नहीं बोलना। SHE का ही दूसरा नाम क्या है? NHE। व्हाट इज द रोल ऑफ प्लैटिनम फॉइल, कौन बताएगा? कल मैंने आपको इसका आंसर दिया था, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्लैटिनम फॉइल? अक्षांश बोलो। Platinum foil provides the surface for oxidation or reduction or for intake or outtake of electrons. प्रैक्टिस की थी कल अक्षांश? Yes ma'am. प्रैक्टिस की कल? Yes ma'am. डेली की डेली प्रैक्टिस करनी है, अब बिल्कुल लापरवाही नहीं, ठीक है, रोज प्रैक्टिस करनी। अब जो टॉपिक है उसे बहुत ध्यान से सीखें, हेडिंग डालें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं समझा रखा है, शॉर्ट में है, लेकिन हम इसे डिटेल में कवर करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ईपी। पहली टर्म आपने ऑक्सीडेशन सीखी, दूसरी रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, उसके बाद इलेक्ट्रोड्स, फिर दो के सीखे मेटल और नॉन मेटल, फिर आज सिखाई मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, वो भी सीखे मेटल और नॉन मेटल। तो 7th टर्म पर हम आते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? सबसे पहले आप एक बार बॉक्स में नोट करिए, इलेक्ट्रोड्स आर कैथोड एंड एनोड, ये सबको मालूम है। एक बैटरी में दो ही इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक को नाम दिया जाता है कैथोड और एक को नाम दिया जाता है एनोड। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, बहुत तरह की सेल्स होती हैं। अगर आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं इस टॉपिक पर आ भी जाऊंगी। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स और फ्यूल सेल, 3 सेल आपको इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, फ्यूल सेल, कोई भी केमिस्ट्री या फिजिक्स की सेल आ जाए, एक बात हमेशा फिक्स होती है, एनोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स और कैथोड इज दैट इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स। इसको कोई नहीं बदल सकता, बाकी चीजें बदल सकती हैं। लाइक मैं आपको कहूं कि अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो एनोड नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं तो एनोड पॉजिटिव होता है। आज तक जो तुमने पढ़ी है ना वो हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ी है, इलेक्ट्रोकेमिकल तुम पहली बार पढ़ोगे। एनोड और कैथोड की पोलैरिटी बदल सकती है, एनोड और कैथोड को लगाने का तरीका बदल सकता है, एक चीज कभी नहीं बदलती, एनोड जहां ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड जहां रिडक्शन होता है। तो कोई अगर वाइवा में आपसे पूछे डिफाइन एनोड एंड कैथोड तो ये डेफिनेशन फिक्स कर लो।
बाकी डेफिनेशन की गारंटी नहीं है, बाकी डेफिनेशन इनके हिसाब से सेट होगी कि तुम किस सेल की बात कर रहे हो, लेकिन ये कभी नहीं बदलती। तो पहले नोट कर लें, इलेक्ट्रोड्स दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोड्स दो तरह के कहना गलत है, इलेक्ट्रोड्स के दो नाम हैं, लाइक एक एनोड है और एक कैथोड है। तरह का कहना तो गलत है ना, तरह तो बात ही अलग हो जाती है। इलेक्ट्रोड्स दो लगाए जाते हैं हर बैटरी में, एक का नाम कैथोड होता है, एक का नाम एनोड। डेफिनेशन फिक्स करिए, कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन। अब यहाँ से ये लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप बशर्ते ध्यान दें, मेहनत करें, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ से शुरू हो जाएगा आपका, समझना ध्यान से। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रोड के अंदर डेवलप होने वाला पोटेंशियल, तो अगर वो इलेक्ट्रोड कैथोड है और कैथोड पर रिडक्शन होता है तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम हो जाएगा रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर वो इलेक्ट्रोड एनोड है और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है तो उसका नाम हो जाएगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई इलेक्ट्रोड खुद भी तो दो तरह के हैं ना, इलेक्ट्रोड को दो नाम दिए हैं ना मैंने, एनोड और कैथोड। तो अगर मेरा इलेक्ट्रोड उस समय एनोड बना हुआ है तो उसमें ऑक्सीडेशन होगा, तो उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। और मेरा इलेक्ट्रोड अगर कैथोड है, वहां रिडक्शन चल रहा है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रोड कौन है, एनोड है या कैथोड है, उस हिसाब से उसके पोटेंशियल के भी दो नाम होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। पहली बात। दूसरी बात, फॉर, यहां लिख लो नीचे, फॉर सेम एलिमेंट Rp equals to negative OP। एक ही एलिमेंट के Rp और OP में ये रिलेशन होता है, अभी सिखाने वाली हूं मैं आपको कैसे। जैसे जिंक है ना, जिंक का Rp रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया मैंने -0.76 वोल्ट, पोटेंशियल है ना वोल्ट, तो जिंक का OP कितना हो जाएगा +0.76 वोल्ट, माइनस OP। Rp -1 है तो OP +1, Rp -0.5 है तो OP +0.5, मतलब साइन बदल दिया जाता है सेम एलिमेंट के लिए, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, बस साइन चेंज कर दिया जाता है। अब अपन समझते हैं कि ये पोटेंशियल डेवलप कैसे हुआ। हमारे दिमाग में आ रहा है कि एक इलेक्ट्रोड में पोटेंशियल कहाँ से आया, वो चीज मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, आप इसको ये हेडिंग डाल दें, ओरिजिन ऑफ ईपी आता कैसे, डेवलप कैसे होता है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जिंक का एग्जांपल ले लो, टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड। बनाओ सब लोग जिंक इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड नहीं बोला है, जिंक इलेक्ट्रोड बोला है। ध्यान दीजिएगा, जिंक की डॉट को जिंक आयंस में डिप किया। अब मैं सपोज करती हूँ कि अभी ये जिंक का जो इलेक्ट्रोड है ये एनोड बना हुआ है, एक्टिंग एज एनोड। डिसाइड तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि जब तक मैं एनोड कैथोड का डिसीजन नहीं लूंगी, मैं रिएक्शन का डिसीजन कैसे लूंगी कि क्या रिएक्शन यहाँ मुझे कराना है। तो मैंने डिसीजन लिया कि जो जिंक का इलेक्ट्रोड है वो एनोड बना हुआ है, और एनोड बना हुआ है तो वहां ऑक्सीडेशन हो। फटाफट कोई रिएक्शन बताओ। जिंक अगर एनोड है तो जिंक की ऑक्सीडेशन की रिएक्शन क्या होगी। कल मैंने आपको रिएक्शन लिखना सिखाया था, और मैंने आपको कल ही कहा था कि पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक इनकी नीड होगी। अब फटाफट जिंक पर ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखनी है, क्योंकि जिंक एनोड की तरह बिहेव करने वाला है, और एनोड वही होता है जहां ऑक्सीडेशन होता है ना। मैं चाह रही हूँ एक एक बार मैं सबसे पूछ पाऊं,
तो सब लोग हाथ खड़ा करें। जैसे ऊपर जो कॉमन नाम आ रहा है ना, जिन्होंने पहले दे दिया आंसर, तो मैं उनको नहीं ले रही हूँ। अर्चित बोलो। मैम Zn मैम जो है वो है ना चेंज हो जाएगा Zn2 प्लस में, और इसमें मैम मैम 2 इलेक्ट्रॉन मैम माइनस होंगे इस तरफ लेफ्ट साइड में, सॉलिड स्टेट हो जाएगा और ये एक्वस स्टेट हो जाएगा। ठीक है, तो जिंक पे अपन ने, अगर तुमने ये रिएक्शन गलत लिखी तो सारा फिनोमिना सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही कहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस वगैरह सही लिखो। ठीक है, तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की तरह बिहेव करने वाला है। एनोड है तो यहाँ ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन ये लिखी। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिखने के बाद आप समझें, जिंक की रॉड से, जिंक सॉलिड लिखा है ना, जिंक की रॉड जो किससे मिलकर बनी है, जिंक 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 के लाखों करोड़ों एटम से मिलकर बनी है। उन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए एक एटम ने और जिंक आयन में बदला, तो रॉड से इलेक्ट्रॉन लॉस हुए और ये जिंक का एटम जिंक आयन में बदला। आयन यहाँ रह रहा है, जिंक का एटम आयन में, जिंक का एटम आयन में, तो जिंक के सारे एटम्स आयन्स में बदल गए। आई थिंक ये एरो की डायरेक्शन आपको समझ आई। जिंक के सारे एटम्स आयन में बदल गए, तो आयन में आ गए, क्योंकि यहीं पे तो जिंक आयन रखे हुए थे, तो सारे Zn एटम जो आयन बने वो बाहर सॉल्यूशन में आकर इकट्ठे हो गए और बचे वो रह गए इलेक्ट्रॉन। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे बच्चों, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी एक्वस मीडियम में नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड सरफेस पर रहते हैं। अब ये बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारे इस रॉड पर इकट्ठे हो जाते हैं। वापस से रिपीट करते हैं, जिंक का इलेक्ट्रोड था, एनोड बना, ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक के एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन यूज करके जिंक का आयन बनाया, जिंक के एटम ने जिंक का आयन बनाया, तो आयन्स तो सारे यहाँ आ गए, बचे कौन रह गए, इलेक्ट्रॉन, और वो सारे इलेक्ट्रॉन रॉड पर ही इकट्ठे हो गए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारा जो सोल्यूशन था वो ZnSO4 का था? क्या तुम्हारा ZnSO4 का सोल्यूशन न्यूट्रल था? बिल्कुल न्यूट्रल था। क्या तुम्हारे ऑक्सीडेशन के बाद यहाँ जिंक आयन आते जा रहे हैं? आते जा रहे हैं। क्या जिंक आयन के ऊपर +2 चार्ज है? तो मुझे बताओ, इस पूरे सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज और इस रॉड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया नहीं हो गया? बताओ, यहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन हुआ या नहीं हुआ? एक जगह प्लस चार्ज आ गया और एक जगह डेवलप हो गया तुम्हारा माइनस चार्ज। चेक करो सब लोग, ये बात क्लियर हुई क्या आप लोगों को? एक जगह पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक जगह नेगेटिव चार्ज, और सब जानते हैं कि इस तरह से यहाँ बन चुकी है इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर। डबल लेयर सुना है कभी? एक सरफेस के एक तरफ एक चार्ज चलता है और दूसरी तरफ दूसरा चार्ज चलता है, इसे कहते हैं डबल लेयर। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स वगैरह टॉपिक आएंगे, उनमें डिटेल में ही आएगा। सरफेस के एक तरफ एक चार्ज, एक तरफ एक चार्ज, इसे कहते हैं डबल लेयर। अब मुझे बताइए, प्लस और माइनस अलग रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं? कि मैम अपोजिट चार्जेस तो जुड़ना चाहते हैं, पर क्या ये यहाँ अलग अलग हैं? तो अगर ये यहाँ चार्जेस अलग अलग हैं, तो इनके पीछे जो पोटेंशियल काम कर रहा है उस पोटेंशियल का नाम ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कारण कि अपोजिट चार्ज जुड़ना चाहते हैं, और अगर अपोजिट चार्जेस अलग अलग रह रहे हैं तो उसके पीछे कोई प्रेशर, कोई फोर्स, कुछ न कुछ एक्शन काम कर रहा है जो उन्हें अलग रखना है। वो उन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसी का नाम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वापस से समझते हैं, जिंक की रॉड, जिंक के खाली रखी हुई से है ना, जिंक के आयंस में डिप्ड थी। जिंक ने कहा मुझे एनोड बनना है, अभी सिखाऊंगे कि ये कैसे डिसीजन होता है कि ये एनोड बनेगा या कैथोड। जिंक ने कहा मुझे तो एनोड बनना है, मेरा फाइनल है, ठीक है एनोड है तो ऑक्सीडेशन करो। ऑक्सीडेशन में हर जिंक एटम ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया और आयन बनाया।
बच्चों इलेक्ट्रॉन तो सारे रॉड पर इकट्ठे हो गए और आयन सारे सॉल्यूशन में चले गए। बिफोर रिएक्शन जो ZnSO4 यहाँ भरा हुआ था वो न्यूट्रल था, और जैसे जैसे एक एक एटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या मैं तो एक एटम का हुआ एक Zn आयन आया, दूसरे एटम का हुआ दूसरा आया, तीसरे का हुआ तीसरा आया, एक बना तो 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हुए, दूसरे से फिर 2, मतलब रॉड पर आता जा रहा है इलेक्ट्रॉन और सॉल्यूशन में आते जा रहे आयंस, और पहले ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, दोनों पे चार्जेस आ चुके हैं। क्या कि बच्चों रॉड पर तो इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चल रहा है, और जो सॉल्यूशन हो चुका है जिसमें जिंक आयन आते जा रहे हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज चढ़ चुका है। जरा चेक करिए ये सिचुएशन बनी नहीं बनी। ये आपकी एक सरफेस है, इसके इधर पॉजिटिव चल रहा है, इधर नेगेटिव। ये देखिए सरफेस, ये देखिए सरफेस, इधर नेगेटिव चल रहा है, इधर पॉजिटिव। इस तरह से एक इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर बन गई, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस, और डबल लेयर जहां भी बनती है वहां एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, और उस पोटेंशियल डिफरेंस का नाम ही है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और बिकॉज ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से डेवलप हुआ, इसलिए इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का नाम है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। What is electrode potential? Potential difference जो डेवलप हुआ। क्यों डेवलप हुआ? डबल लेयर बनने की वजह से। डबल लेयर क्यों बनी? ऑक्सीडेशन होने की वजह से। कितने बच्चे समझ गए? More is OP, more is tendency to get oxidized। फटाफट हाथ खड़ा करिए, कितने बच्चे समझ गए कि ये क्या बात चल रही है? More is OP, more is tendency to get oxidized। और समझना है तो उल्टा चलो, जितनी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी उतना ओपी ज्यादा आएगा। ठीक है, आप में से जो बच्चा एक्सप्लेन करना चाहे उससे पूछते हैं कि कैसे। हाँ लीना आप बताओ। मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रोड ने अपने आयंस लूज करे तो सोल्यूशन के पास प्लस चार्ज हो गया और रॉड का नेगेटिव चार्ज हो गया। अब ये दो चार्जेस सेपरेटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो इसके पीछे एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर एक फोर्स है जो इन्हें सेपरेट रख रहा है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। एंड बिकॉज ये ऑक्सीडेशन की वजह से हुआ तभी ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। एंड देयरफॉर जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा उतनी ज्यादा इनकी ऑक्सीडेशन होगा। नहीं, ये नहीं बैठा इसका आंसर, और इसके लिए अपन मेहनत करते। देखो गरिमा, मैं तुम्हें ले रही हूँ, मैं पूछती जाऊंगी तो आंसर देती जाना, उसी से एक चेन बनेगी। सब लोग समझे। पहले ये समझो कि ओपी डेवलप कैसे हुआ। अगर तुम कॉज को पकड़ लोगे तो तुम्हें इफेक्ट कितना होगा वो समझ आ जाएगा। सबसे पहले अपन ये सीखना मांग रहे हैं कि ओपी डेवलप कैसे हुआ। गरिमा? यस मैम। सबसे पहले जिंक ने क्या किया खुद का? मैम ऑक्सीडेशन किया। ऑक्सीडेशन में उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया। वो कहाँ इकट्ठे हुए? ऑन मेटल रॉड। और आयंस जो बने वो कहाँ चले गए? एक्वस सॉल्यूशन में। क्या क्रिएट हो गई? पोटेंशियल डिफरेंस। डबल लेयर, और डबल लेयर से क्रिएट हुआ पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। सपोज करो वो पोटेंशियल डिफरेंस अभी चल रहा है तुम्हारा 1 वोल्ट, ठीक है। अब अगर इस मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ तो बोलो क्या होगा? तो मैम 1 वोल्ट से इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। ये तो तुम डायरेक्ट आ गए, अपने को यही तो जर्नी करनी है। इस मेटल ने ऑक्सीडेशन ज्यादा किया, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा लूज किए। आई थिंक यही मेन पॉइंट है, इसी को पकड़िए। अगर इस मेटल का ऑक्सीडेशन ज्यादा हुआ तो इसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो बताओ रॉड पे माइनस चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। हो जाएगा। उसके बाद ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो आयंस भी ज्यादा बनेंगे और आयन का चार्ज भी बढ़ सकता है। तो कुल मिलाकर यहाँ का प्लस भी इंक्रीज। जब रॉड का माइनस बढ़ेगा और सराउंडिंग सॉल्यूशन का प्लस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर की ताकत
इंक्रीज होगी। और अपोजिट चार्जेस अगर ज्यादा ताकत वाले हो तो उनको सेपरेट करने के पीछे का जो फोर्स है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो भी इंक्रीज होगा। अब उसी का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो वो भी क्या हो गया? इंक्रीज। और वो कब इंक्रीज हुआ? शुरुआत कहाँ से हुई थी? उस मेटल के ऑक्सीडेशन से, ज्यादा ऑक्सीडेशन से। ऑक्सीडेशन से तो ओरिजिन था ना, ज्यादा वाले पे अपन लोग वर्कआउट कर रहे थे। आया सबको समझ में? ओपी डेवलप क्यों हुआ? क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज हुई, यहाँ इलेक्ट्रॉन आए, यहाँ आयंस आए, डबल लेयर बनी, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया जिसका नाम ओपी है। अब अगर ये मेटल ज्यादा ऑक्सीडाइज हुई, सुनना, अगर ये मेटल ज्यादा ऑक्सीडाइज हुई तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज हुए, तो ज्यादा यहाँ इकट्ठे हुए, तो ज्यादा आयंस यहाँ आए, तो माइनस ज्यादा प्लस ज्यादा, तो डबल लेयर की ताकत ज्यादा, तो उसके पीछे का डिफरेंस ज्यादा पोटेंशियल, और उसी का नाम तो ओपी है, तो ओपी भी ज्यादा। तो मोर इज ओपी, अगर किसी का ओपी ज्यादा आ रहा है, इसका मतलब मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, उसका ऑक्सीडाइज होने का नेचर ज्यादा है, तभी तो उसका ओपी ज्यादा आया है। तो क्या मैं आगे लिख दूं? मोर इज रिड्यूसिंग पावर। बोलिए, मोर इज रिड्यूसिंग पावर। हाथ खड़ा करिए, बोलिए सही है। जुड़ेंगी सारी चीजें बच्चों, देखो, इसलिए मैं आपको लगातार कह रही हूँ। पहली बात ये ना सोचे कि छोटे छोटे से ही तो पॉइंट्स हैं, और दूसरी बात ये ना करें कि आप प्रैक्टिस ना करें। अब यही चीजें लगातार चलेंगी थ्रू आउट, और इन्हीं पर आपको कमांड करना है। बोलिए अखिल, सही है? यस मैम। मैम रिड्यूस तो दूसरे का खुद का ऑक्सीडेशन बढ़ जाएगा। तो अगर कोई मेटल खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगी तो उसका ओपी मैम बढ़ेगा, और अगर खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा करेगी तो दूसरे का रिडक्शन ज्यादा होगा मैम। तो वो क्या बन जाएगी? उसका रिडक्टिंग पावर ज्यादा बढ़ेगा, उसका आरपी बढ़ जाएगा। क्या क्या? उसका रिडक्टिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा उसका भी। तो नहीं नहीं, आरपी नहीं, आर ए। देखो यहां से इसमें कंफ्यूजन चालू हो जाता है बच्चों को। देखो मेरी बात सुनो, एक है ओपी और एक है ओए। कौन बताएगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली? करिए मेहनत, एंजॉय करिए, इसे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और एक बार आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा ना, आपको आ जाएगा ओपी और ओए। हर्षिता? मैम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बताओ कैसे? मैम क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरों का रिडक्शन करवा रहा है, खुद का ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैम खुद का रिडक्शन करवा रहे हैं और दूसरों का ऑक्सीडेशन। देखो मैंने कल ही आपको कहा था ना, इसमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा, मत करिए ये कंफ्यूजन। ओपी खुद की प्रॉपर्टी है, खुद की वैल्यू है। मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, गेट। ये देखिए ना, ओपी खुद की बात चल रही है पूरी। खुद ज्यादा ऑक्सीडेशन हुआ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन आए, ज्यादा आयंस आए, ज्यादा डबल लेयर बनी, ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस आया, ज्यादा ओपी आया। ओपी खुद की फीचर है। ओपी ज्यादा, सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा। ओपी खुद की बात करता है और ओए में दूसरे का होता है। ओए में दूसरे का ऑक्सीडेशन होता है और ओपी में खुद का होता है। तो ओपी ज्यादा तो सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा। समझना, जितना सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा उतना अदर्स रिडक्शन। आप खड़ा करिए, सब लोग पार्ट करिए, जितना आप पार्ट करोगे उतना आपको आएगा। देखो 11th में भी मैंने लगातार तुमको कहा था बच्चों की पार्ट करिए, आंसर्स दीजिए। मैं फिर आपको कह रही हूँ कि डम नहीं बैठिए, क्योंकि उससे फिर नहीं बैठती है चीजें। दिव्यांश बोलो, अदर्स रिडक्शन ज्यादा। कैसे? मैम खुद का वो ऑक्सीडेशन मैम ज्यादा करेगा तो दूसरों का रिडक्शन भी ज्यादा ही करेगा। क्योंकि अगर वो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो वो खूब सारे इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। इनमें कंफ्यूज नहीं मत होइए बच्चों। ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ओए, आरए और ओपी, आरपी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बैकबोन है। इसमें गड़बड़, पूरा क्वेश्चन गड़बड़। ध्यान रखिए, खुद का ऑक्सीडेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, वो ज्यादा है, तो खुद ने ज्यादा लूज किए तो दूसरे में गेन भी तो ज्यादा होंगे, मतलब दूसरे का क्या ज्यादा होगा? रिडक्शन। तो वो खुद क्या बन गया? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, ओपी ज्यादा तो
खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, अदर्स का रिडक्शन ज्यादा, और अदर्स का रिडक्शन ज्यादा तो रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट वाली बात, वो सब ज्यादा हो जाएगी। तो ध्यान रखिए ओपी और ओए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आरपी एंड आरए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उन्हें सेम मत क्या देना, ओपी है खुद का ऑक्सीडेशन और ओए है दूसरों का ऑक्सीडेशन, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हो सकते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझिए, ठीक है। अब अपन लिखते हैं और वापस से समझते हैं इसे। टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है, एक बार फिर एक्सप्लेन करती जाऊंगी और अब तुम लिखना। आई होप अभी तक आपने कुछ नहीं लिखा होगा क्योंकि मैं समझा रही थी आपको। टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड लिख दिया और लिख दीजिए इट इज एक्टिंग एज एनोड, इट इज एक्टिंग एज एनोड। आपके पास दो कलर्स हो तो प्लीज ले लीजिए। मेरा भी मैं रेड और ग्रीन मार्कर में लाई थी पर अभी दिख नहीं रहे। आपके पास 2-3 कलर्स हो तो आप लो। चलो आप ले लो, अभी मैं आज जिंक भर लूंगी इनमें। जिंक रॉड ले ली, जिंक के आयंस ले, अच्छा डिप करना क्योंकि डबल लेयर दिखाएंगे ना अपन। यहाँ ऊपर जिंक लिख दो और डैश डैश भर दो, कलर दूसरे रखना ये तो है ना, और यहाँ साइड में नीचे जिंक आयन एक्वस लिख दो, ठीक है। एक एक स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हो और लिखते जा रहे हो। जिंक का तुमने इलेक्ट्रोड बना दिया, ठीक है। अब तुमने लिखा इट इज एक्टिंग एज एनोड, तो लिखो ऑक्सीडेशन अकर्स, क्योंकि एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है। इट इज एक्टिंग एज एनोड मींस ऑक्सीडेशन अकर्स, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन लिख दो। अभी अर्चित ने बताई अपन लोगों को जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक 2+, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन गिव्स जिंक 2+। रिएक्शन लिख दो, यहाँ सॉलिड लिख दो, यहाँ एक्वस लिख दो। अब ये जो तुमने लिखा है इसे कर दो, अलग कलर लो काम में। जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक का आयन बनाया, तो जिंक के एटम्स को आयंस बना के सॉल्यूशन में भेजो, अलग कलर से बनाओ। और ये जिंक के आयन सॉल्यूशन में आते जा रहे, अलग कलर लेना और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ इकट्ठे कर दो, ठीक है। अब एक कलर और हो तो प्लीज वो ले लो। यहां पर एक सरफेस और सेपरेशन दिखाओ जिसमें किसी भी एक पार्ट पर दिखा दो कि इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ माइनस आ चुका है और जिंक आयंस की वजह से यहाँ प्लस आ चुका है, मतलब ये इलेक्ट्रिकली डबल लेयर फॉर्म होगी। पूरी रॉड पर आ चुका है नेगेटिव और सराउंडिंग सॉल्यूशन पर आ चुका है पॉजिटिव, और ये डबल लेयर मेरी फॉर्म हो चुकी है, ठीक है। अब लिखना स्टार्ट करिए। व्हेन जिंक एटम्स गेट ऑक्सीडाइज्ड, when zinc atoms get oxidized, they form zinc ions by losing electron. They form zinc ions by losing electron. जिंक आयंस, सेकंड पॉइंट बनाना है ना, पैराग्राफ मत लिखना, सेकंड पॉइंट। When zinc atom get oxidized, they form zinc ion by loss of electron. Number 2, zinc ions कहाँ चले गए? Move to solution, जो solution है उसमें move करके चले गए। Zinc ions move to solution, so
सॉल्यूशन अक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पहले तो वो न्यूट्रल हुआ करता था, अब सारे आयन वहीं जा रहे हैं, तो सॉल्यूशन पे मेरे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सो सॉल्यूशन अक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन accumulate on rod, सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ इकट्ठे हो गए, रॉड पर, so rod acquires negative charge, रॉड पर नेगेटिव चार्ज आ गया, rod acquires negative charge. In this way electrically charged electrically charged double layer forms, electrically charged double layer forms, लिखा इलेक्ट्रिकली चार्ज डबल लेयर फॉर्म्स, द पोटेंशियल डिफरेंस, अगला पॉइंट बनाना, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्स बिटवीन, the potential difference develops between metal rod and its electrolytic solution. एक नया वर्ड काम में ले रही हूं मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सबको मालूम है ये ZnSO4 वगैरह को अगर आप पानी में डालो तो ये आयंस में टूट जाते हैं। 12th क्लास ध्यान दें, जिन भी कंपाउंड्स को अगर आप पानी में डालो और वो अपने आयंस में टूट जाते हैं उन्हें इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। इसी चैप्टर में 3rd पार्ट में मैं इलेक्ट्रोलाइट बहुत अच्छे से और डिटेल में वापस समझा दूंगी। 11th में वैसे हम इक्विलिब्रियम में पढ़कर आते हैं। क्या वर्ड्स मैं बोलना चाह रही हूँ, द पोटेंशियल, देखो इसके और इसके बीच में है ना, द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। जैसे जिंक है तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट ZnSO4 का सॉल्यूशन मैंने बनाया। थोड़ा मैंने आपको कहा प्रॉपर टर्मिनोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए। द पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप बिटवीन मेटल रॉड और इवन आप चाहें तो मेटल रॉड के ब्रैकेट में इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हैं, हालांकि गलत है पर आपकी बुक में भी लिखा है। हालांकि इलेक्ट्रोड तो इस पूरे सेटअप का नाम है, लेकिन एनसीईआरटी ने लिखा है तो आपके असम्पशन रीजन या ट्रू फॉल्स में आ सकता है, तो बताना मेरी ड्यूटी है कि अकेले इस रॉड के लिए भी इलेक्ट्रोड वर्ड काम में लिया जा सकता है, एनसीईआरटी ने भी लिया है। बाकी इलेक्ट्रोड तो पूरा है, देखो है ना। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन मेटल रॉड एंड इट्स इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। What is electrode potential? It is a potential difference setup, कहाँ सेटअप हुआ, बिटवीन मेटल की रॉड और उसके आयंस के सॉल्यूशन के बीच में। The potential difference develop between metal rod, इलेक्ट्रोड भी लिख सकते हो तुम उसे, and its electrolytic solution is called electrode potential. Is called electrode potential. अगला पॉइंट, if electrode potential develops due to oxidation, अगर वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू डेवलप हुआ है then it is known as oxidation potential. जैसा कि मैंने जो केस लिया उसमें मैंने ऑक्सीडेशन ही कराया था, as in this case. And if electrode potential develops due to reduction, अगर ये काम रिडक्शन की वजह से हुआ है तो नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है,
5th 6th पॉइंट जो भी है आपका। अब अगला अपन ये वाला लिखेंगे, more is OP, more is tendency to get oxidized. More is OP, more is the tendency. अब ये जो लास्ट के 10 मिनट है 15 मिनट है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग होगा। ये जो आपने सब यूज किया है, सीखा है, इसे यूज करेंगे, अप्लाई करेंगे। मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट, गेट को अंडरलाइन कर लेना। मोर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मोर इज रिड्यूसिंग पावर, मोर इज रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूं, हाउ यू कैन से OP इक्वल्स टू माइनस RP। हालांकि अभी भी एक दो बच्चे बता सकते हैं, कौन बता सकता है अभी बताइए, लेकिन मैं चाह रही हूँ आप इस पे थोड़ा वर्कआउट करें, सोचें कि OP और RP में मैग्नीट्यूड सेम क्यों है और सर प्लस का माइनस या माइनस का प्लस क्यों हो जाता है। एक भी आंख खड़ा नहीं हुआ अभी तो। चलिए फिर आप इसमें वर्कआउट करना कि ये कैसे है, ये क्यों ऐसा कह रहा है कि OP और RP का मैग्नीट्यूड सेम होता है, सिर्फ साइन का डिफरेंस होता है। गरिमा बताना चाहिए, अर्जित। चलो ठीक है, बताओ एक बार। मैम मे बी बिकॉज अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है तो एक मतलब पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही होगा, तो वो वापस टूटेगा तो उसी में ही टूटेगा, तो इसलिए उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल अपोजिट होंगे साइन में। ठीक है, ओके। मैम अगर मैम जब ऑक्सीडेशन हो रहा था तो रॉड पे नेगेटिव था और सोल्यूशन में पॉजिटिव था। अगर रिडक्शन होगा तो भी रॉड पे नेगेटिव होगा और सोल्यूशन में पॉजिटिव होगा। नहीं सॉरी, रिडक्शन होगा तो उल्टा हो जाएगा, रॉड पे पॉजिटिव आ जाएगा और सोल्यूशन में नेगेटिव, तो चार्जेस इंटरचेंज हो जाएंगे, लेकिन उनको सेपरेट रखने का मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा क्योंकि एलिमेंट क्या है, एलिमेंट सेम है। बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी अभी मैं बताऊंगी नहीं, मैं चाहूंगी सब लोग इस पे वर्कआउट करें कि मैग्नीट्यूड सेम क्यों रहा। लेकिन ये ध्यान रखना फॉर सेम एलिमेंट है ये। जिंक का OP अगर +1 है तो RP -1, ये वाला, इस पे और सोचना। इसको सोचने के लिए मैं आपको हिंट देती हूँ, OP का भी हमने बनाना सीखा, अब तुम RP करना जिंक में। टेकिंग, ऐसे लिख लीजिए क्वेश्चन लिखकर, टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ जिंक, और जिंक पर इस बार रिडक्शन करना। इस बार तुम जिंक को कैथोड बनाना, फिर तुम्हें सारी कहानी समझ आ जाएगी कि जिंक एनोड बने और जिंक कैथोड बने तो क्या सेम है और क्या बदला, उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि ये साइन का चेंज क्यों हुआ। बाकी पार्शली नहीं, मतलब बहुत हद तक अश्मी का सही है आंसर, लेकिन आप इस पर और वर्कआउट करो। फॉर सेम एलिमेंट, टेकिंग एग्जांपल ऑफ जिंक रिडक्शन, और जिंक का एनोड मैंने भी ले लिया था, तो वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको दिया, क्वेश्चन लिखिए, OP of A is -1.2 volt, OP of B is -2.3 volt. क्वेश्चन सुनना आप मेरा, which is anode, which is cathode, which is OA and which is RA, which undergoes oxidation and which undergoes reduction. कल की क्लास और आज की क्लास से आप 6 क्वेश्चन के लिए अभी तक एलिजिबल हो चुके हैं, ये आप कर सकते हैं। इनमें से कौन बताएगा कि मैम ये दो और ये दो तो सेम ही है? कौन बताएगा कि मैम ये दो और ये दो तो सेम ही है, इनमें तो कोई फर्क ही नहीं है, आप इन्हें दो अलग अलग नाम दे रहे हो, ये दो और ये दो तो सेम ही है? बताइए कौन से दो सेम है?
निखिल और कोई नया स्टूडेंट? स्नेहा खन्ना बोलो, कौन से दो सेम है? यस मैम। मैम एक तो विच इज एनोड एंड विच अंडरगोज ऑक्सीडेशन। बिल्कुल सही, क्योंकि एनोड कहते ही उसको है जो ऑक्सीडाइज होता है, और एंड विच इज कैथोड एंड विच अंडरगोज रिडक्शन। बिल्कुल, क्योंकि कैथोड उसी को कहते हैं जो खुद रिड्यूस होता है। तो आप समझदारी से करें तो इन दोनों के आंसर सेम आने वाले हैं। आप चेक करिए, ओपी दे रखा है मैंने आपको, और मैंने आपको अभी अभी एक लाइन सिखाई थी, मोर इज ओपी, मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। जितना ओपी ज्यादा होता है उतना उसका खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा होता है। अब चेक करो किसका ओपी ज्यादा है, ए का या बी का? ए का है -1.2, बी का है -2.3। बोलो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? माइनस के साथ ही देखना है, एक -1.2 है, एक -2.3 है। बताओ कौन सी ज्यादा है, और आंसर्स आपके पास आते जाएंगे। आंसर्स बोलिए, फटाफट हाथ खड़ा करिए, कौन सा ओपी ज्यादा है? ए का ओपी ज्यादा है या बी का ओपी ज्यादा है? इसमें क्या कंफ्यूजन है बच्चों? आपको हाथ खड़ा करिए। हाँ जीविता बताइए, कौन सा वैल्यू ज्यादा है? मैम बी का। बी का ओपी है -2.3, उसका है -1.2। कौन सी वैल्यू बड़ी है? मैम बी। बी तो चलो ठीक है, आपका आंसर बी है। और बात कर लेते हैं बच्चों से, और क्या कहना चाहते हैं? विशाखा। मैम ए एनोड है क्योंकि मैम इसकी वैल्यू बड़ी है बी से, बिकॉज मैम इट इज इन नेगेटिव। माइनस में कम होना ही ज्यादा होना होता है ना? यस मैम। तो माइनस में नीचे वाला नंबर, जीविता आप चेक करें, नीचे वाला नंबर बड़ा है माइनस में, तो माइनस में छोटा नंबर बड़ा होता है। तो माइनस में दोनों वैल्यूज है, तो -1.2 बड़ी वैल्यू है। तो सिंस OP of A is more than B, so A undergoes oxidation। A का खुद का ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि जितना OP ज्यादा खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा। OP of A is more than B, so A undergoes oxidation, so A is anode। क्योंकि एनोड वही होता है जो खुद का ऑक्सीडेशन करता है, तो A का डिक्लेयर हो गया वो एनोड होगा। उसका खुद का अगर ऑक्सीडेशन है तो वो दूसरों का रिडक्शन करेगा, और जो दूसरों का रिडक्शन करेगा वो बन जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। कितने बच्चों को समझ आ गया? 3 क्वेश्चन एक साथ सॉल्व हो जाते हैं। जिसका ओपी ज्यादा उसका खुद का ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन होते ही वो चीज बन जाएगी एनोड, और दूसरों का करेगा रिडक्शन तो रिड्यूसिंग एजेंट। अब अपोजिट बी के काम आ गए सब, बाकी सारे बी के हो गए। तो बी कौन हो गया? उसका ओपी कम है, मतलब वो ऑक्सीडेशन में इंटरेस्टेड कम है, ऑक्सीडेशन में इंटरेस्टेड कम है तो रिडक्शन में चले जाओ। तो बी वो होगा जो खुद रिड्यूस होगा, बी विल गेट रिड्यूस। अगर बी रिड्यूस होगा मतलब बी कैथोड है, और जब वो खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब वो बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, तो समझे बात को कि किस तरह से आपको ये डेटा मिलेगा। एक डेटा से 6 क्वेश्चन हुए, और आगे मैं आपको बता रही हूँ कि इन्हीं 2 डेटा से मैं आपको 10 तक न्यूमेरिकल कराऊंगी। इसमें ये जो 6 है ना, इनको आप 3 मिला लो, मतलब उसके आगे हमें इतने सारे क्वेश्चन इन्हीं 2 डेटा के बेस पे करने हैं। अगर तुमने एनोड कैथोड गलत पहचाना तो तुम्हारे आगे वाले सब गलत होंगे। डेटा ये 2 ही मिलेंगे, ये मैं श्योर कर रही हूँ, लेकिन अभी हमने इतना ही पढ़ा है इतने क्वेश्चन करने तक। इन्हीं 2 डेटा से हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने, बहुत सारे। जैसे आगे हम पढ़ेंगे तो इसी से हमें ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है, इसी से हमें ई सेल करना है, इसी से हमें डेल जी नॉट करना है, इसी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करना है, इसी से हमें मैक्सिमम वर्क डन करना है। सारा न्यूमेरिकल इन्हीं 2 डेटा से होगा। अभी मैं 6 तक पहुंची हूँ, फिर ये आगे सारे हैं, फिर सेल रिएक्शन बनाएंगे, फिर सेल नोटेशन, ये सब क्वेश्चन इन्हीं 2 डेटा से होंगे। ये ऊपर के 3-4 क्वेश्चन गलत, तो ये सब इन्हीं पे टिके हुए हैं, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। समझ आ रहा है? इसमें कोई डाउट हो किसी को तो पूछिए, इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो पूछिए। अब इसका दूसरा फॉर्मेट यूज कर रही हूँ, पहले इसमें कोई डाउट?
जो भी डाउट है पूछते जाइए, ये एलिमेंट्री लेवल पर अगर आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे तो आगे आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अर्चित बोलिए। मैम सेकंड पॉइंट में क्या लिखा? सेकंड पॉइंट में ए को क्या डिक्लेयर कर दिया? अंडरगोज ऑक्सीडेशन, एक्ट एज एनोड एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो अब अगला पॉइंट बी के लिए हो गया, बी गेट रिड्यूस। बी खुद रिड्यूस होगा, जब खुद रिड्यूस होगा तो कैथोड हो जाएगा, खुद रिड्यूस होगा तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट? अश्विनी बोलो। मैम इलेक्ट्रॉन्स एक्वस सॉल्यूशन में क्यों नहीं गए, रॉड पे ही क्यों रहे? इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स कभी मीडियम में नहीं जाते हैं। अगर आपके पास एक सॉलिड सरफेस अवेलेबल हो तो इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड सरफेस पर ही रहता है, और एक्वस मीडियम में हमेशा आयंस रहते हैं। देखो कंडक्टेंस के दो कॉजेज होते हैं, कंडक्टेंस के दो कॉजेज होते हैं, एक होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स और एक होते हैं फ्री आयंस। आयंस हमेशा मीडियम में रहते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए ऊपर हेडलाइन के ऊपर, आयंस हमेशा मीडियम में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉलिड सरफेस पर रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स कभी भी मीडियम में नहीं जाते हैं। मीडियम में रहने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, और बॉन्ड कौन बना सकते हैं? आयंस। किसी को याद है नाम? वो बॉन्ड जिसकी वजह से आयन मीडियम में रह पाते हैं। अगर तुम्हें याद हो, Na+ एक आयन है, और जब वो मीडियम में आता है, वाटर में आता है, तो वाटर एक डाइपोल है। याद है तुम्हें? वाटर एक डाइपोल है, H+ और OH-, और ये डाइपोल और आयन के बीच में आयन डाइपोल अट्रैक्शन बनता है, और इस तरह से वो मीडियम के अंदर रह पाते हैं, है ना। तो ये सब काम इलेक्ट्रॉन नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन कभी मीडियम में नहीं रह पाएगा। तो लिख लीजिए, जैसे वायर है तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। मेटल्स आर कंडक्टर ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, वायर है उसमें कंडक्ट करेगा। अगर तुमने इलेक्ट्रोड बना लिया तो एक रॉड है और एक सोल्यूशन है, तो रॉड पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेगा। फिर जब कल अपन सेल बनाएंगे तो अपन दोनों रॉड्स को वायर से जोड़ेंगे, तो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जगह है रहने की सॉलिड सरफेस, और आयंस के रहने की जगह है मीडियम। आयंस कभी सॉलिड पे नहीं रह सकता। आपने देखा जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हुए, जिंक का आयन बना, आयन सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए, इलेक्ट्रॉन सब अपनी अपनी जगह पहुंच गए। सबकी फिक्स होती है कौन कहाँ स्टे करेगा। मीडियम में रहने के लिए मीडियम से बॉन्ड बनाना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखिए अगला मैं नए पैटर्न से बना रही हूँ, सेम नहीं लूंगी। देखिए E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, Cu कल की क्लास का यूज देखना, Cu2+ इक्वल्स टू दिया मैंने -0.34 वोल्ट, और E स्टैंडर्ड Zn2+ Zn -0.76 वोल्ट। और वही 6 क्वेश्चन, कैथोड कौन है, एनोड कौन है, OA कौन है और RA कौन है। अब आपने कहा ये तो कोई नया पैटर्न मैंने दे दिया है, ये क्या पैटर्न मैंने आपको दिया है? सुनिए, E फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, नॉट फॉर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले तो 2 टर्म्स नोट करें। E का मतलब नोट करो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, E0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कितने बच्चे ये जान चुके हैं कि इलेक्ट्रोड 2 तरह के होते हैं, एनोड और कैथोड? कितने बच्चे जान चुके हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी 2 तरह के होते हैं, OP और RP? Now how I will show, how I will represent that I am giving you OP और RP? मैं कैसे इस बात को रिप्रेजेंट करूंगी? वो ये पैटर्न है, इसको पढ़ते हैं ऐसे, कॉपर 2+ में बदला। अब कल की क्लास याद करिए, जब कॉपर से कॉपर 2+ बना तो ये प्लस बढ़ा, और प्लस का बढ़ना ऑक्सीडेशन है, तो ये ऑक्सीडेशन है, तो ये पूरा बन जाएगा। 0 को पढ़ना स्टैंडर्ड,
इसको पढ़ना ऑक्सीडेशन, इसको पढ़ना पोटेंशियल, तो ये बन गया स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब बताओ कल वाली प्रैक्टिस नीडेड थी या नहीं थी? तुम्हें फटाफट पहचानने को मिल जाए कि मुझे ओपी दे रखा है या आरपी। Zn2+ था से Zn बना, Zn का चार्ज 0 है, मतलब +2 से 0, क्या प्लस घटा, क्या प्लस का घटना रिडक्शन है, तो ये दे रखा है मुझे रिडक्शन पोटेंशियल, और नॉट का मतलब है स्टैंडर्ड। एक तरीका पिछला क्वेश्चन था, वो तो रेयरली मिलता है, जब सामने वाला खुद ही कह रहा है मैं ओपी दे रहा हूँ, मैं आरपी दे रहा हूँ। जनरली ऐसे आएगा, तुम्हें यहाँ से रिकॉग्नाइज करना है कि मुझे ओपी दे रखा है या आरपी, एंड देन यू हैव टू कंपेयर। अच्छा, सब लोग जानते हैं कंपैरिजन में ग्राउंड सेम करते हैं, तो यहाँ चेक करिए, एक ओपी है और एक आरपी है, चेक करिए, एक मेरे से सीखिए, फिर एक पूरा आप करना, ठीक है? देखिए, ई स्टैंडर्ड Cu से Cu2+, फटाफट में कैसे करती हूँ, Cu से Cu2+, क्या प्लस बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन है, तो ये ओपी हो गया, तो यहाँ तो ओपी दे रखा है -0.34, Zn2+ से Zn प्लस घट रहा है, रिडक्शन, ये मुझे आरपी दे रखा है। अब काम मुझे करना है एक में, भाई आरपी ओपी से कैसे कंपेयर हो सकता है, या तो दोनों ओपी हो या दोनों आरपी हो, तो मैं तुम्हें आज की क्लास में फिक्स करा रही हूँ, हम आरपी में कन्वर्ट करके करा करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं आरपी को क्यों फेवर करती हूँ, ठीक है? किसमें कन्वर्ट करेंगे, आरपी में, तो ये तो आरपी है, इसको आरपी बना लो, तो ओपी है -0.34, तो आरपी कितना हो जाएगा, +0.34। अब इसका आरपी है +0.34, इसका आरपी है -0.76। अब बताओ कौन एनोड, कौन कैथोड, कौन ओए, कौन आर? अब निकाल दीजिए, एनोड कौन है, कैथोड कौन है, ओपी कौन है, आरपी कौन है, ओए कौन है, आरए कौन है, कौन क्या करने वाला है, बताइए। हीना बोलो। मैम कैथोड तो हो जाएगा कॉपर। इसका आरपी ज्यादा है। मैम आरपी कैथोड का, उसका कॉपर का ज्यादा है। कैथोड कौन हो गया? मैम जिस पे रिडक्शन होगा तो कॉपर का, और मैम एनोड Zn, और मैम ओए हो जाएगा Cu, और मैम आरए हो जाएगा Zn। ओए Cu क्यों? मैम क्योंकि इसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, तो मैम दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो मैम ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ठीक है, अब किस किस को इसमें डाउट है वो मुझसे पूछे। ये बेसिक है, ये आएगा तो ही आगे का सब काम होगा। जिसको भी डाउट है वो पूछो, डाउट नहीं है तो आंसर दो, है ना? दोनों में से एक काम करो, ऐसे बैठो नहीं, बिल्कुल एक काम करिए, या तो डाउट होना चाहिए या फिर आंसर आना चाहिए, बीच में खड़े नहीं रहना है मुझे, क्योंकि बीच में खड़े रहने से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, राइट? सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था, E0 Cu से Cu2+, 0 से +2, प्लस बढ़ना ऑक्सीडेशन, तो ये ओपी दे रखा था माइनस में 0.34, तो मैंने आरपी बना लिया प्लस में 0.34। फिर इसे सर्कल कर लो कि भाई इसको देखना है, कहीं ऐसा ना हो जल्दबाजी में मैं कन्वर्ट तो कर लूं पर देख वो लूं, ध्यान रखना है। उसके बाद मुझे दे रखा है E0 Zn2+ Zn +2 से 0 रिडक्शन आरपी, यहाँ मुझे आरपी गिवन है -0.764। अब चेक करो किसका आरपी ज्यादा है, कॉपर का। जिसका आरपी ज्यादा होता है वो ही रिड्यूस होता है, तो कॉपर रिड्यूस होगा, और जो रिड्यूस होता है वही तो कैथोड होता है, तो वो कैथोड होगा, और जो खुद रिड्यूस होता है वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, वही तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बैठी चेन। उसके बाद इसका आरपी कम है, इसका आरपी कम है तो इसका ओपी ज्यादा है एक तरह से, है ना? तो ये, और सिंपल है, उल्टा कर दो, ये गेट रिड्यूस है तो ये गेट ऑक्सीडाइज हो गया, अपोजिट, ये एनोड हो गया, और ये तुम्हारा ओए की जगह। ये काम सही बैठेगा, इसके मैं 5-6 क्वेश्चंस बना के भेजूंगी आज, ये काम सही होगा तो ही आगे के सारे काम होंगे, ठीक है? अब एक लास्ट तुम लोग करो, सब करिए, सबका हाथ खड़ा होना चाहिए। E0 E0
करिए आराम से, बिल्कुल पेशेंस के साथ में सॉल्व करिए। नहीं आ रहा है पूछिए, अलग बॉक्स में लिख देना। OP is inverse of OA, RP is inverse of RA, OP is directly proportional to RA, opposite से, और RP is directly proportional to OA. जिसका होता जाए। दिव्यांश ने हाथ खड़ा किया है, हीना, अखिल, 2 बार करिए इसे। एक बार कर लिया ना, उसको साइड कर दीजिए, फिर वापस नए सिरे से सोचिए, एक बार फिर करिए। ये काम 2 बार होना चाहिए, क्योंकि ये गलत होगा तो सब गलत होगा। एनोड कैथोड का सिलेक्शन गलत तो सब कुछ गलत होगा, इसलिए 2 बार करके कंफर्म कर लीजिए कि मेरा सही हो रहा है। वैभव से पूछूंगी मैं, नया नाम दिख रहा है, अदिति, जानवी, आशिमा बासु। आशिमा, तुम इसमें भी इंटरेस्ट नहीं ले रही हो। मैंने तुम्हें बोला है आंसर दिया करो, हाथ खड़ा किया करो। बाकी बच्चे फटाफट, भौमिक, दर्शन, अवनीश, आरुषि, अंशुल, अक्षिता वर्मा, अक्षत राठी, आप भी बेटा इंटरेक्ट किया करो, आंसर्स दिया करो। लक्ष्य मिश्रा, बताइए, सब अपना अपना कर लो। सबसे पहले पहचानो इससे इसमें बदलना, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन। अगर ये ऑक्सीडेशन है तो ये ओपी है, अगर ये रिडक्शन है तो ये आरपी है। फिर दोनों को सेम में बदलो, या तो दोनों ओपी रखो या दोनों आरपी। अब कल परसों की क्लास में हम एक ऐसे फॉर्मूले पे पहुंचेंगे जहां हमें दोनों के आरपी ही चाहिए होते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि शुरू से आपकी आदत हो जाए कि आरपी में ही बदलना है, और फिर आरपी में बदल के आप अपने डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो मैं वैभव से पूछ लूँ, ऊपर था वैभव। वैभव बोलो। मैम क्लोरीन विल बी एनोड। ठीक है, एक एक स्टेप चलते हैं। Cl माइनस से Cl2 क्या है ये? मैम ऑक्सीडाइजेशन। ऑक्सीडेशन, -1 से 0, माइनस का ऑक्सीडेशन। माइनस का घटना या बढ़ना? माइनस का घटना। ये है ऑक्सीडेशन, तो ये वैल्यू क्या हो गई? बोलो। ओपी। ओपी है ना, बोलो जितना, क्योंकि देखो नया है तुम्हारे लिए, तुम जितना बोलोगे आंसर्स दोगे उतना तुम्हें याद होगा। बिकॉज़ द फिनोमेना इज ऑक्सीडेशन, so this value is oxidation potential। हम इसमें रिडक्शन हो रहा है, प्लस चार्ज डिक्रीज हो रहा है। बहुत बढ़िया, इसलिए ये वैल्यू क्या है? हम आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। अब ऊपर वाले को बदलो क्योंकि वो ओपी था। मैम -1.8 वोल्ट्स आरपी। इसका -1.8 है और इसका -1.5 है, बोलो क्या ज्यादा है? मैम -1.5 वोल्ट्स। तो वो क्या हो जाएगा? मैम मैग्नीशियम आरपी। आरपी मैग्नीशियम का ज्यादा है, तो वो क्या? यस मैम। मैम वो कैथोड हो जाएगा। यस, क्योंकि जिसका आरपी ज्यादा उसका खुद का रिडक्शन ज्यादा, और जिसका रिडक्शन ज्यादा होता है वो कैथोड होता है। एनोड कौन हो गया? क्लोरीन। ओए कौन होगा? Mg, मैग्नीशियम। मैम क्योंकि मैग्नीशियम कैथोड है, और मैम कैथोड पर रिडक्शन होता है क्योंकि वो खुद को रिड्यूस करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज, तो इसीलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, आई होप जिन बच्चों ने हैंड रेज किया था सबका यही आंसर होगा। किसी का अपोजिट था या किसी को क्लियर नहीं हुआ हो तो पूछ लीजिए। ये बेसिक है, अगर इसमें कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए। ये सबको क्लियर है? ये 1 2 3 4 ये 4 मुझे एक्सप्लेन कर दो, 4 बच्चे बस,
फिर आज की क्लास आपकी ओवर। कोई डाउट है तो इसमें स्नेहा बोलो। मैम डाउट था मैम। मैम इसमें मैम लास्ट वाला जो मैम एनोड कैथोड वाला जो पार्ट है मैम, उसको क्लासिफाई करने वाला मैम, एक बार वो दोबारा बता दीजिए। तुमने कहाँ तक किया वो बताओ। मैम आरपी और ये ओपी मैम ये निकल गया, बस मैम इसका क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा कि एनोड कौन सा होगा और कैथोड कौन सा होगा। इसका ओपी था अपने पास +1.8, यस मैम। तो आरपी बना दिया तो माइनस हो जाता है प्लस का, है ना। और ये मेरे पास ऑलरेडी आरपी था -1.5। अब मैथ्स लगाओ, -1.8 और -1.5 में कौन बड़ा है? -1.5। क्या बड़ा है, आरपी या ओपी? आरपी। और अपन ने लाइन पढ़ी है मोर इज आरपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। ये लाइन याद करिए, मोर इज ओपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज। वापस लिखना हो वापस लिख दो बोल्ड में बड़े बड़े में, मोर इज ओपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज, मोर इज आरपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। तो किसका आरपी ज्यादा है स्नेहा? मैग्नीशियम। हाँ, मैग्नीशियम का आरपी ज्यादा, तो उसमें रिड्यूस होने की ताकत ज्यादा। मोर इज आरपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। पहले इस लाइन को अपने हाथ से लिखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसमें मन में ये नहीं होना चाहिए ये होगा या ये होगा, कंफ्यूजन है। अगर ये गलत तो पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गलत। मेरी बात आप मान के चलना, मैं 20 दिन बाद आपसे पूछूंगी, पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री गलत अगर आप इसमें श्योर नहीं हो तो। आरपी लिखो, मोर इज आरपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। जितना आरपी ज्यादा खुद का रिडक्शन ज्यादा, तो किसका आरपी ज्यादा है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का खुद का रिडक्शन ज्यादा, और जो खुद को रिड्यूस करता है उसे ही क्या बनाया जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। कैथोड। कैथोड एजेंट तो दूसरों का रिडक्शन करता है। यस मैम। रिड्यूसिंग एजेंट तो दूसरे का करता है, अपन तो खुद करते हैं। अभी गेट वर्ड काम में ले रहे थे, है ना। इसलिए रिटर्न प्रैक्टिस कल की और आज के लेक्चर की जरूर करिएगा, नंबर आपके पास आ जाएगा, वहां आपकी प्रैक्टिस पहुंच जानी चाहिए सबकी। देखो किसका आरपी ज्यादा है? मैग्नीशियम। फिर दिमाग में लाइन घुसाओ, मोर इज आरपी मोर इज टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस। इसका आरपी ज्यादा मतलब ये ज्यादा रिड्यूस होगा, ये ज्यादा रिड्यूस होगा, तो जो ज्यादा रिड्यूस होता है उसे ही कैथोड कहा जाता है, क्योंकि कैथोड पर रिडक्शन होता है और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। तो किसका आरपी ज्यादा है? Mg। तो कौन खुद का रिडक्शन करेगा? Mg। तो जो खुद का रिडक्शन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है उसे ही कैथोड बनने का मौका मिलता है, तो कैथोड Mg हो गया। और जो खुद का रिडक्शन ज्यादा करता है वो दूसरे का ऑक्सीडेशन ज्यादा करता है, और जो तुम दूसरे का करते हो उसी नाम से दुनिया तुम्हें जानती है। तो वो बिकॉज खुद का रिडक्शन कर रहा है तो वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, इसलिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कौन हो गया? Mg। वो कैथोड होता है जो खुद का रिडक्शन करता है, जिसका आरपी ज्यादा होता है वो ही OA होता है, और फिर अपोजिट साइड क्लोरीन का। ओके। रिटर्न प्रैक्टिस करना है ना, इसको दिमाग में बिठाना है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब लास्ट अक्षत राठी, आप ये वाला एक्सप्लेन करो, फर्स्ट वाला ओपी और ओए वाला। हम ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ज्यादा ऑक्सीडेशन, तो खुद का रिडक्शन ज्यादा, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नहीं गलत हो गया, वापस से चलो। मैम ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, तो दूसरे का रिडक्शन ज्यादा, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आई थिंक आपने ये भी क्लियर कर दिया है ना? यस मैम। जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उतना खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, उतना ही दूसरे का रिडक्शन ज्यादा, उतना ही अच्छा वो रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पर इन्वर्स कर लिया कि वो ओए नहीं हो सकता, वो तो आगे है। ओपी किसकी वैल्यू है? ओपी किसकी वैल्यू है? खुद की, है ना। और ओए किसके लिए बात करता है? दूसरों के लिए। ओपी खुद का है, ओपी ज्यादा तो खुद का ऑक्सीडेशन ज्यादा, और ओए ज्यादा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन ज्यादा। एक खुद का है एक दूसरे का है, वो लिख लो। ओपी ज्यादा तो सेल्फ ऑक्सीडेशन ज्यादा, और
OA ज्यादा तो अदर्स ऑक्सीडेशन ज्यादा। एजेंट दूसरे के लिए बात करता है और पोटेंशियल की वैल्यू खुद के लिए बात करती है। इस डिफरेंस का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, चलो अब मैं आपको 3-4 क्वेश्चन भेजूंगी, उनको आप प्रैक्टिस करना ताकि